दोस्तों, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को घटनाचक्र पूर्वावलोकन की समरी जरूर पढ़नी चाहिए। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की समरी प्रिपेयर्ड है, इसको आप ले सकते हैं। इसके साथ ही करंट अफेयर्स के लिए क्रिटिकल मैगजीन को जरूर पढ़ें, इसकी फरवरी और मार्च मंथ की समरी भी अवेलेबल है। इन सभी समरी को लेने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो से हम लोग इकोनॉमी के उन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे जो कि पिछले 18 महीने में न्यूज़ में रहे हैं। उन पर बेस्ड एमसीक्यू की ये पूरी सीरीज रहेगी। समीक्षा अधिकारी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले 18 महीने के जितने टॉपिक्स हैं जो करंट न्यूज़ में रहे हैं उन सबको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि डेली बेस पर जो वीडियोज़ आएंगे ये इनके बारे में आपको पता चलता रहे। सिमिलर वे पर ज्योग्राफी की सीरीज़ भी चल रही है, उसको भी ज़रूर फॉलो करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पूछा गया है कि मौद्रिक नीति समिति MPC, इसके संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इस समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं। दूसरा है कि समिति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को 4% ±2% के दायरे में बनाए रखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि मौद्रिक नीति समिति, इसका मतलब क्या है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी ये एग्जैक्टली है क्या। मॉनेटरी पॉलिसी में एक चीज़ देखो आप, सबसे पहले मनी के बारे में बात हो रही है। मॉनेटरी ही किसके बारे में बात कर रहे हैं, मनी के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें मार्केट की, बाजार की, तो बाजार में पैसे का फ्लो इससे निर्धारित होगा कि इन्फ्लेशन होगा कि डिफ्लेशन होगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी या फिर मतलब महंगाई कम होगी। सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, मनी पे। सपोज अगर मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आने लगे, मनी फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे ही मनी फ्लो बहुत ज़्यादा होगा लोगों के पास खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी, यानी कि सबके पास पैसा होगा। अब जब सबके पास पैसा होगा तो चीज़ों के लिए डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा, उसको कैटर करना होगा। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चीज़ों के दाम भी बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि एक नॉर्मल अगर आप ब्रेड लेने जाओगे और सब मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एक नॉर्मल ब्रेड लेने जाओगे, वो ब्रेड जो अभी 50 रुपए की मिल रही है ब्राउन ब्रेड, वो आगे जाके 500 रुपए की हो जाएगी अगर मार्केट में मनी फ्लो को नहीं रोका गया। यानी कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। और अगर लोगों के पास पैसा कम हो जाए, मार्केट में मनी फ्लो को कम कर दिया जाए, तब क्या होगा, लोगों की जो परचेजिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी, कम चीज़ें खरीद पाएंगे। जब कम चीज़ें खरीद पाएंगे तो मार्केट में उस तरीके से डिमांड नहीं होगी और जो चीज़ें हैं उनके दाम जो है नीचे आने शुरू हो जाएंगे। ये सब कुछ कंट्रोल करना, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ही मौद्रिक नीति को लाया गया। कब लाया गया, 2016 में, ठीक है। 2016 में इसको लाया गया मॉनेटरी पॉलिसी को। अब यहाँ पर बात ये होती है कि ये जो 2 स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट के संदर्भ में हम क्या समझते हैं, कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से नहीं है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसमें, जिसमें बात करी गई है कि इस समिति में 5 सदस्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, ये इनकरेक्ट है क्योंकि टोटल 6 सदस्य होते हैं। 3 RBI के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और 3 जो है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। दूसरा, समिति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को 4% ±2, यानी कि 4% अगर ये +2 हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कहलाएगा ये। और अगर -2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो ये इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डिफ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मेंटेन करना है इन दोनों के बीच में, यानी कि ना तो डिफ्लेशन हो ना ही इन्फ्लेशन हो। ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आंसर की बात करें, आंसर क्या आएगा हमारा, बी, यानी कि खाली सेकंड वन जो है वो यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके संदर्भ में क्या कुछ दिया हुआ है। मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो ये RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB, इसके तहत गठित एक 6 सदस्यीय समिति है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी कि 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य RBI से होते हैं, जिसमें गवर्नर भी इसमें शामिल होते हैं RBI के, और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं जिनका टेन्योर 4 साल या अगले आदेश तक रहता है। समिति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को 4% के दायरे में बनाए रखना है, यानी कि +-2, ठीक है। ये सब कुछ है आपका किसके बारे में, मौद्रिक समिति के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट
क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें बात करी जा रही है तरलता समायोजन सुविधा यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में। अब जैसे ही हम तरलता की बात करते हैं, तरलता का मतलब क्या है कि मार्केट में पैसे की लिक्विडिटी यानी कि मार्केट में जो मनी फ्लो है वो कैसा रहेगा, उस ज़्यादा मतलब रहेगा, कम रहेगा, तो मार्केट में मनी फ्लो क्या है। ठीक है, सो LAF ये एक मौद्रिक नीति है। अभी ऊपर हमने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी को, यानी कि मार्केट में पैसे का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना। उसका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो बैंकिंग सिस्टम है उस बैंकिंग सिस्टम में सेंट्रल बैंक यानी कि जैसे हम RBI की बात करें तो RBI इस टूल का यूज़ करता है LAF का, जो कि एक मॉनेटरी नीति है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है। ठीक है, तो RBI LAF का यूज़ करता है ताकि बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है, जो मनी फ्लो है, उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, अगर RBI बैंकों को ज़्यादा लोन देगी, मतलब ज़्यादा पैसा देगी, तब क्या होगा, वो ज़्यादा पैसा जब बैंकों के पास आएगा तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे लोगों को, और नॉर्मल जो पब्लिक है उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ती चली जाएगी। उससे क्या होगा, फाइनली इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, सो बैंकिंग प्रणाली में कंट्रोल करने के लिए LAF का यूज़ किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। इसमें रेपो और रिवर्स रेपो दरें भी शामिल हैं। अब यहाँ पर ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है ये LAF का ही पार्ट है। कैसे, जब हम बात करते हैं रेपो दर की, तो ये वो ब्याज दर है जिस पर सेंट्रल बैंक बैंकों को धन उधार देता है। यानी कि ये आपका है RBI रेपो रेट कुछ फिक्स करता है और इस रेपो रेट पर बैंक्स को लोन देता है। ठीक है, जब इसका रिवर्स होता है यानी कि RBI कुछ मतलब सिक्योरिटीज़ वगैरह जारी करता है और बैंक्स उसको परचेज करते हैं, उस केस में ये होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि RBI बैंकों से ज़्यादा पैसा ले रहा है। ठीक है, जब वो ज़्यादा पैसा ले रहा है तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा, फाइनली लोगों के पास पैसा कम जाएगा। उससे कंट्रोल किया जाता है सारी चीज़ों को। जबकि रिवर्स रेपो दर वह है जिस पर जो बैंक है अपनी अधिशेष धनराशि केंद्रीय बैंक के पास रख सकता है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो है क्या। सो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका तरलता कवरेज अनुपात LCR। इसके संदर्भ में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। जब हम तरलता कवरेज अनुपात की बात करते हैं यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी कि जो लिक्विडिटी है, जो मनी फ्लो है, उसको कवर अप करने के लिए क्या करा जाए, कितना पैसा बैंकों को अपने पास रखना होगा, ये निर्धारित करेगा RBI सपोज कहता है कि अगर किसी बैंक के पास में 100 रुपये हैं, ठीक है, और RBI ने एक रेगुलेशन जारी कर दिया कि बैंक को 25 रुपये अपने पास रखने ही होंगे, बाकी जो 75 रुपीज़ हैं वो ये लोन वगैरह में बांट सकता है। यानी कि 25 जो रुपए हैं वो बैंक को अपने पास रखने ही होंगे, ये एक कैप RBI ने लगा दिया। यही है कि तरलता को कवर अप करने का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। सो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, ध्यान से समझते जाइएगा, हर एक चीज़ बेहद ज़रूरी है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि तरलता कवरेज अनुपात, इसका ये जो है आपका बेसल 3 सुधार है, उसका एक पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है LCR यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, बैंक को अत्यधिक तरल परिसंपत्तियों का बड़ा हिस्सा रखने की आवश्यकता के कारण मुद्रा आपूर्ति को कम करता है। यानी कि जैसे ही हमने देखा कि अगर RBI ने बैंक से बोला कि भाई तुमको 25 रुपये अपने पास रखने ही होंगे और 75 का तुम यूज़ कर सकते हो अपनी बैंकिंग के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मुद्रा आपूर्ति, इसको कंट्रोल किया गया। अगर RBI ने ये नॉर्म बना दिया कि 50 रुपये तुम्हें रखने होंगे और सिर्फ 50 रुपये में ही तुम बैंकिंग कर रहे होगे, तब क्या होगा कि और ज़्यादा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, बैंक और कम जो है पैसा लोगों में बांट सकता है। सो LCR जो है ये अत्यधिक तरल परिसंपत्तियों का बड़ा हिस्सा रखने की आवश्यकता की वजह से मुद्रा आपूर्ति को कम करता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कि बेसल मानदंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियमन, बस यही पॉइंट है जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट है। ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग रेगुलेशन नहीं है, ये राष्ट्रीय है। ठीक है,
सो इस तरीके से देखें तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। बाकी जो इसमें दिया हुआ है कि ये जो आपका बेसल मानदंड है ये पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता पर केंद्रित है, ये चीज़ यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि अविवेकी वित्तीयकरण यानी कि रेकलेस फाइनेंशियलाइजेशन, इसके संदर्भ में स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है कि जो रेकलेस फाइनेंशियलाइजेशन है ये निवेश को पारंपरिक भौतिक संपत्तियों जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, इससे हटाकर वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि म्यूचुअल फंड की ओर स्थानांतरण को दर्शाती है। सबसे पहले रेकलेस फाइनेंशियलाइजेशन की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज की डेट में जो बैंक्स हैं इनका एनपीए बहुत बढ़ गया है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बढ़ गया है। इसका रीज़न क्या है कि एक बिना सोचे समझे फाइनेंशियलाइजेशन करना, वित्तीयकरण करना, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। सो इस प्रक्रिया में जब हम अविवेकी वित्तीयकरण की बात कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया में निवेश जो है, यूजुअली जो निवेश किया जाता है वो भौतिक संपत्ति यानी कि रियल एस्टेट, गोल्ड, इस सब में किया जाता है जो बैंक्स को करना चाहिए। बट बैंक इससे हटकर कहाँ पर जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। तो यही है आपका रेकलेस फाइनेंशियलाइजेशन। अविवेकी वित्तीयकरण आर्थिक अस्थिरता और व्यक्तिगत वित्तीय संकट को बढ़ा सकता है। ये एकदम क्लियर है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यूचुअल फंड सिक्योर नहीं है टोटली, ठीक है, मार्केट डिपेंडेंट है। तो उससे क्या होगा, उससे जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है वो क्रिएट होगी, लोगों के जो वित्तीय संकट हैं वो भी बढ़ सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट रेकलेस फाइनेंशियलाइजेशन के संदर्भ में सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, अविवेकी वित्तीयकरण, लापरवाहीपूर्ण वित्तीयकरण या फिर अविवेकी वित्तीयकरण, रेकलेस फाइनेंशियलाइजेशन, ये अत्यधिक वित्तीयकरण से उत्पन्न हो सकता है जो दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या फिर पहुंचा सकता है। फाइनेंशियलाइजेशन की बात करें तो यह अर्थव्यवस्था में वित्तीय बाजारों, साधनों और संस्थाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जहां निवेश भौतिक परिसंपत्तियों जैसे कि अचल संपत्ति हो गया, स्वर्ण हो गया, उससे वित्तीय परिसंपत्तियों म्यूचुअल फंड की ओर स्थानांतरित होता है। हालांकि अविवेकी वित्तीयकरण से बाजार अस्थिरता, ऋण जोखिम और आर्थिक संकट जैसे खतरे बढ़ सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि जब म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मार्केट डिपेंडेंट है, मार्केट जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे उसमें फ़ायदा या नुकसान होगा। तो ये एक अनस्टेबिलिटी इसके अंदर आती है। अविवेकी वित्तीयकरण के कारणों में अत्यधिक ऋण उपलब्धता, उच्च आवृत्ति व्यापार, वित्तीय निरक्षरता, अल्पकालिक लाभ पर ध्यान, तकनीकी जोखिम, सोशल मीडिया प्रभाव, ये सब शामिल हैं। इनकी वजह से रेकलेस फाइनेंशियलाइजेशन ये किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो अविवेकी वित्तीयकरण आर्थिक स्थिरता और व्यक्तिगत वित्तीय संकट को बढ़ा सकता है, जैसा कि 2008 के वित्तीय संकट में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फेमा की, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है कि फेमा को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा 1973 को प्रतिस्थापित करने के लिए 1999 में लागू किया गया था, यानी कि जो फेमा है इसको 1999 में लागू किया गया। उद्देश्य क्या है, वैश्विक वित्तीय मानदंडों के अनुरूप विदेशी मुद्रा विनियमन सुनिश्चित करना और भारत के विदेशी मुद्रा बाजार का संतुलित विकास करना। ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके संदर्भ में एकदम करेक्ट हैं। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है वो मतलब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट की सही तरीके से व्याख्या कर रहा है, ठीक है। सो फेमा को लाया ही इसलिए गया ताकि जो विदेशी मुद्रा बाजार है उसका संतुलित विकास किया जा सके भारत के, और विदेशी मुद्रा विनियमन को सुनिश्चित किया जा सके। सो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।